नमस्कार साथियों, चैनल हिंदी विषय एवं साहित्य में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। और आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं जून 2012 और दिसंबर 2012 के नेट परीक्षा के प्रश्न पत्र। यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा, टीजीटी, पीजीटी परीक्षा अथवा नेट जेआरएफ किसी भी हिंदी विषय से किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं जिसमें कि ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होने वाला है, तो यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं। जैसा कि आप जो नियमित रूप से जो विद्यार्थी जुड़े हुए हैं वह जानते हैं कि हमारी 2000 प्रश्नों की सीरीज चल रही है, जिसके अंतर्गत हम नेट परीक्षा के सभी पुराने प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं। लेकिन जो विद्यार्थी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि यह हमारा 8वें नंबर का पुराना प्रश्न पत्र है। इससे पूर्व हम 7 प्रश्न पत्र सॉल्व कर चुके हैं, तो वो आप लोग अवश्य ही देख लें। शुरू से शुरुआत कीजिए। और जो लोग नियमित रूप से जुड़े हुए हैं वो जान रहे होंगे या अब तक समझ गए होंगे कि कितने ऐसे प्रश्न हैं जो कि बार बार पुनः दोहराए जा रहे हैं। बस ध्यानपूर्वक हमें इनके ऑप्शंस को देखने की आवश्यकता है और थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ वही प्रश्न हमसे बार बार पूछे जा रहे हैं। बस कभी वो मिलान करने वाले में पूछ लिया जाता है, कभी वह प्रश्न अलग से पूछ लिया जाता है, लेकिन प्रश्न वही है। एक बात। दूसरी बात, आप सभी लोग जिस वीडियो को देख रहे हैं तो इसमें 70 प्रश्न हम सॉल्व करेंगे। इनको आप ध्यानपूर्वक पूरे वीडियो को आप लोग देखिए। अब जो लोग शुरू से कर रहे हैं, जिनके डेली कमेंट्स आते हैं, जैसे कि श्रिम है, अर्निका, तो वो आप डेली प्रश्न पत्र लगाते हो और वो मुझे कमेंट करके प्रतिदिन बताती हैं कि आज उनके इतने प्रश्न सही हुए। तो मैंने उनसे कहा था कि धीरे धीरे देखते देखते ये जब रिपीट होंगे प्रश्न, तो जब तक हम लास्ट वाले पेपर पर पहुंचेंगे यानी 2019 तक वाले पे जब हम पहुंचेंगे तो बहुत से प्रश्न आपको कंठस्थ हो जाएंगे, ऐसे याद हो जाएंगे कि आपको ऑप्शन देखने की भी ज़रूरत नहीं है। प्रश्न आते ही आपके मन में सीधे से उसका उत्तर आ जाएगा और आपका स्कोर भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाएगा। तो नियमित प्रयत्न करते रहिए। यदि आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है, आप बाकी अपने स्तर पर आप करते रहिए। दूसरी बात, यदि आपको किसी प्रश्न के उत्तर में डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए ताकि हम उसे क्लियर कर पाएँ। तीसरी बात, आप प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं पुराने पेपर, अच्छी बात है, लेकिन इसी के साथ आप हिंदी साहित्य का सरल इतिहास पुस्तक है, चैनल पे उपलब्ध है, प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, उसमें आप उसको पढ़ते रहिए, ठीक है। और यदि आप वो पुस्तक और ये पुराने पेपर दोनों एक साथ सॉल्व करते हैं तो आप ये बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि उस पुस्तक से बाहर प्रश्न नहीं आते किसी भी परीक्षा में। आइए, बहुत सारी बातें हो गई, शुरू करते हैं आज के इस खूबसूरत से अच्छे से मौसम में। हमारा पहला प्रश्न, अच्छा सा मौसम मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इतनी भयंकर गर्मी के बाद आज पहली बार बहुत अच्छी बारिश हुई है और मौसम थोड़ा थोड़ा सुहावना हो रहा है ना। अब आप कहोगे कि मैडम इससे हमारे इस पे क्या फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क पड़ता है जी। एक गर्मी में मतलब गर्मी से अकुलाते हुए से पढ़ना और दूसरा ठंडे ठंडे मौसम में पढ़ना। यदि आप लोगों के पास सुविधा हो तो छत पे बैठ के अपना मोबाइल ऑन करिए, आराम से इसको सुनिए, है ना। रात में आसमान के नीचे आराम से अपना मतलब लेटिए और अपना मोबाइल, आँखों को तो देखिए ज़्यादा परेशान नहीं करिए, मोबाइल को उल्टा करके रखिए और धीमी सी आवाज़ में रामचंद्र शुक्ल के निबंधों को समझने का प्रयास कीजिए। कहानियों को, आपका मन नहीं है कुछ भी कठिन सा पढ़ने का तो कहानी पढ़ लीजिए। कुल मिला के प्लेलिस्ट में आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत कुछ है, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। पयुम चरियो किसकी रचना है? स्वयंभू की है। अब्दुल रहमान की रचना है संदेश राशक। विद्यापति जी की रचना है पदावली। कीर्तिलता, कीर्ति पताका और चंद्रवरदाई जी की है पृथ्वीराज रासू। रिपीट हुआ है ये प्रश्न, ठीक है। आगे देखते हैं, गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा की है? तो ये हम सभी इसको पूर्व के प्रश्न पत्रों में यह भी रिपीट हुआ है। कवितावली और विनय पत्रिका दोनों की ही भाषा कौन सी है? ब्रिज भाषा। और अधिकांश उनके ग्रंथों की, बाकी ग्रंथों की रचना क्या है? अवधि। खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? तो सुनीति कुमार चटर्जी ने खड़ी बोली को जनपदीय हिंदुस्तानी कहा है और ये हिंदी के प्रसिद्ध विद्वान हैं। सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में आराध्य को प्राय किस रूप में देखा जाता है? तो जैसा कि हम सूफी प्रेमाख्यान को प्रेम काव्य के रूप से भी जानते हैं, तो इसमें आराध्य को प्रेमिका के रूप में देखा जाता है। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? तो डॉक्टर नागेंद्र ने इसको
कहा है। मिश्र बंधुओं में कौन नहीं आता, यह भी प्रश्न रिपीट हुआ है। तो श्याम, गणेश, शुक तीनों आते हैं, कृष्ण बिहारी जी नहीं आते। रस गंगाधर के रचयिता कौन है, पंडित जगन्नाथ। ये सारे प्रश्न वही हैं जो रिपीट हुए हुए हैं, इसीलिए मैं इनकी व्याख्या यहाँ पे नहीं करूँगी, क्योंकि बेवजह वीडियो लंबा होगा। जब हम इनको पहले करे आए हैं पुराने प्रश्न पत्र में, तो यहाँ अतिरिक्त समय हम अपना नहीं देंगे। और इन प्रश्न पत्रों को करिए, इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी होगी, क्योंकि 2 घंटे में वहाँ आपको 150 प्रश्न हल करने हैं। ठीक है, तो इनसे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। इन 70 प्रश्नों को जल्दी जल्दी करने की कोशिश करिए। और जिन प्रश्न पत्र आपको मान लीजिए आपके पेपर में जो आपको प्रश्न नहीं आ रहे हैं बिल्कुल, उनको आप कहीं अपने जो जहाँ नोट्स बनाते हैं वहाँ नोट डाउन करते चले कि कौन से प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं, और जो आ रहे हैं उन्हें कहीं भी नोट करने की आवश्यकता नहीं है। तार सप्तक का कवि नहीं है, तो इसको मैं पहले क्लियर कर चुकी हूँ कि तार सप्तक जहाँ लिखा हो तो उससे तात्पर्य आप माने प्रथम तार सप्तक। तो शमशेर बहादुर सिंह जी प्रथम तार सप्तक में संकलित नहीं थे। शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है, तो शिवपालगंज गांव है राग दरबारी, श्रीलाल शुक्ल जी का राग दरबारी उपन्यास हमारे नेट के पाठ्यक्रम में भी है, बहुत सारी परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में है ये। तो यह शिवपालगंज इससे संबंधित, यानी शिवपालगंज गांव का वर्णन है इस उपन्यास में। आधा गांव उपन्यास है राही मासूम रजा का, और इसमें गंगौली गांव का वर्णन है, ये हम पढ़े आए हैं ना। और मेला आंचल पूर्णिया गांव के वहाँ पे लिखा हुआ है, ये फणीश्वर नाथ रेणु जी का है। और आगे देखते हैं विश्रामपुर का संत, इसको थोड़ा आगे देखते हैं। भरतमुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण होते हैं, 10। यह पीजीटी परीक्षा में कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। हिंदी वर्णमाला में अंग और अह को क्या कहते हैं, तो हम सभी जानते हैं अयोग वहा उन्हें कहते हैं। अंधा योग किस नाट्य विधा के अंतर्गत आता है, तो ये गीति नाट्य है। कल के जो प्रश्न हमने सॉल्व किया था, कल का पेपर, उसके अंतर्गत हमने इसे देखा था। दो राहा समय के रथ का घरगद नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, दिनकर जी की हैं। किस आलोचक ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है, तो गोपाल राय जी ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है, ये हमारे सिलेबस में भी निर्धारित है। समालोचनादर्श के शीर्षक से ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने किया है। शिखर से सागर तक किस रचनाकार की जीवनी है, तो यह अज्ञे जी की जीवनी है। अब ये कुछ स्थापना और तर्क वाले की तरह से कुछ प्रश्न हैं, इनको यहाँ नहीं करेंगे, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पे से चेक कर लीजिएगा। आगे का जो हमारा प्रश्न होने वाला है वो देखते हैं। रचनाओं को रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है, तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी की रचना थी भूगोल हस्तामलक। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी की रचना थी फोर्ट विलियम कॉलेज। मिश्र बंधुओं की रचना थी हिंदी नवरत्न, और रामविलास शर्मा की रचना थी भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश के। तो आलोचक श्रेणी के वो हैं, प्रगतिवादी आलोचक हैं, ये आगे देखते हैं। दोबारा से रचनाओं को रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। ज्योतिरेश्वर ठाकर की रचना है वर्ण रत्नाकर। दामोदर भट्ट की है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, जो कि एक व्याकरणिक ग्रंथ है। नरपति नाल की है बीसल देव रासो, और रोड़ कवि की है राउल बेल। ये सभी रचनाएं हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। बचती है हमारी 5वें नंबर की खुमान रासो, तो ये दलपति विजय जी की रचना है। दलपति विजय, जब कोई भी दल, कोई जल का जो पति होता है, जब वो विजय, दलपति यानी तो सेनापति मान लीजिए, जब वो विजय की आकांक्षा से दूसरे राजा पर जब चढ़ाई करता है, तो उसके ऊपर एक खुमान सा छा जाता है, विजय का खुमान होता है, और वही दल जीत पाता है। दलपति कौन होता है, दलपति सेनापति किसे नियुक्त करते हैं, जिसपे विजय का खुमान हो, जिसपे जीतने का नशा हो। कहते हैं ना, जैसे हमें परीक्षा पास करने का खुमान हम पे चढ़ जाए कि नहीं असिस्टेंट प्रोफेसर बन के ही रहना है, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। जब ये खुमान हमारे उस पर आ जाएगा, निश्चित ही हम वो काम कर लेंगे। तो ऐसा ही जिस दलपति पर, जिस सेनापति पर विजय का खुमान चढ़ जाए, तो वो अवश्य ही सफल होता है। तो खुमान रासों को आप दलपति विजय इस तरीके से लगा लीजिए, बस एक छोटी सी ट्रिक है। सुमित्रा नंदन पंत की रचना है ग्राम्या। घनानंद की है इश्कलता। केशव दास जी की है कवि प्रिया, और कुतुबन की है मृगावती। तो अब बच्ची बेचारी कौन सी बच गई, एक लहर बच गई, इसे भी जयशंकर प्रसाद आप याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। रघुवीर सहाय आत्महत्या के विरुद्ध, रिपीट हुआ है। श्रीकांत वर्मा जी की है माया दर्पण। दिनकर की है परशुराम की प्रतिज्ञा।
और केदारनाथ अग्रवाल की ये फूल नहीं रंग बोलते हैं। और अनामिका जो रचना है ये बच गई है, तो इसको लगा लीजिए अपने लाला जी की, इसे क्यों छोड़ें, क्या पता आगे से पूछ ले। अब देखिए रघुवीर सहाय, रघुवीर सहाय, रघुवीर अगर सहायता करें, आत्महत्या का मन, यदि आत्महत्या का विचार किसी के भी मन में आए तो किसकी सहायता हमें मांगनी चाहिए? रघुवीर की। कैसे वो अकेले, उन्होंने इतने बड़े लंका राज्य के अधिपति रावण का मुकाबला करने का निर्णय लिया। घबराए नहीं कि मेरी पत्नी वो हो गई, मेरे भाई को वो लग गया तो अब मैं आत्महत्या कर लूँ या अपना जीवन खत्म कर लूँ, नहीं, ऐसा उन्होंने नहीं किया, बल्कि क्या किया? लड़ने का निश्चय किया। तो कभी किसी भी जीवन में कभी भी हार के अवसर पर अगर आत्महत्या की बात आए तो आत्महत्या के विरुद्ध कौन हमारी सहायता कर सकता है? रघुवीर सहाय, रघुवीर सहायता कर सकते हैं आत्महत्या के विरुद्ध। हम उनके चरित्र को सुने, सुंदरकांड को पढ़ेंगे, रामचरितमानस को देखेंगे तो ऐसा विचार मन में नहीं आएगा। इस तरीके से आप याद करते हैं। श्रीकांत वर्मा की है माया दर्पण। तो आप सभी जानते हैं कि श्री यानी लक्ष्मी, श्रीकांत लक्ष्मी जो पति होते हैं ना विष्णु भगवान, माया हमेशा उनके बस में रहती है, जब वो चाहें जिसके ऊपर माया की लीला करते हैं। दिनकर जी की है परशुराम की प्रतिज्ञा। ठीक है, दिनकर यानी जब सूरज का उदय हुआ तो परशुराम जी ने प्रतिज्ञा की। कब की? जब सूरज को उदय हुआ। दिनकर मीन्स होता है सूरज। परशुराम आपको याद है, वहाँ पे आते हैं धनुष यज्ञ जब होता है रामचरितमानस में, तो सीता का जो शिव का धनुष होता है सीता स्वयंवर में तोड़ दिया जाता है, तो परशुराम आते हैं क्रोधित होकर। तो सुबह के टाइम ही तो वो आयोजित होता है ना दिनकर, रात में तो हो नहीं रहा, सुबह के टाइम हो रहा है। तो दिनकर के समय परशुराम प्रतिज्ञा करते हैं कि जिसने भी शिव धनुष तोड़ा उसे मैं मार दूंगा। केदारनाथ अग्रवाल के फूल नहीं रंग बोलते हैं। देखिए जैसा कि मैंने आपको कल भी कहा था कि केदारनाथ अग्रवाल और केदारनाथ सिंह ये दोनों बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। इनकी रचनाएं, दोनों की रचनाएं सिलेबस में हैं और दोनों ही बार बार पूछे जाते हैं, टीजीटी पीजीटी में भी। अब देखिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, 2 मिनट इस पे देंगे हम ताकि हमेशा के लिए प्रश्न याद रहे। कैसे कर सकते हैं? देखिए केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ के विषय में तो आप सभी जानते हैं, केदारनाथ बद्रीनाथ जो तीर्थ है। अब केदारनाथ में आपदा आई थी, है ना, सभी जानते हैं, वो जो उसमें सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो गया था, बाढ़ आई थी, क्या बचा था? केवल मंदिर बचा था, है ना, बाकी तो सब कुछ वहाँ नष्ट भ्रष्ट हो गया था। तो अग्र यानी होता है आगे वाला, वाल यानी क्या होता है? दीवार होती है ना, वाल्स। तो क्या हुआ? फूल नहीं रंग बोलते हैं। अब क्या हुआ कि अब वहाँ पे आपदा आ गई, लेकिन वो एक तीर्थ है, भारतीयों का प्रसिद्ध तीर्थ है केदारनाथ बद्रीनाथ। तो अब क्या किया उन्होंने कि वहाँ पे फूल उगना तो संभव नहीं था, क्योंकि देखिए सब चट्टानें गिर गई ये सब, तो इसको एकदम से ऐसा तो नहीं है कि 1 साल में आप सही कर लोगे। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पे रंग होता है ना, रंग किया गया, पेंट किया अच्छे से उस मंदिर को। और कैसा पेंट किया? उस पर फूल पत्तियाँ सी बना दी उन्होंने, सुंदर, यानी प्राकृतिक रूप देने का उसको प्रयत्न किया। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि प्रयागराज में कैसा रंग करने का, है ना, रंगे पुते रंग बिरंगे से मतलब भगवाकरण किया गया। तो वैसा ही केदारनाथ धाम में क्या किया गया कि प्रकृति का जो प्रकोप से वहाँ पे प्राकृतिक चीज़ें तो सब नष्ट हो गई, बाढ़ में बह गई। तो अब जब तक कि सही से वहाँ पे मतलब पुनर्जीवन स्थापित ना, तो कलर किया जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, उसको पुराना टूट फूट को सही कर दिया, उसके बाद कलर किया गया। कैसा किया गया? फूल बनाए गए, उस पर फूल पत्तियाँ, यानी प्राकृतिक। आपने देखा होगा ना किसी पुल वगैरह पे भी जाते हैं, सौंदर्यकरण होता है तो वहाँ पे फूल पत्तियाँ बनी होती हैं। तो क्या हुआ कि केदारनाथ की जो आगे वाली दीवार है उस पर क्या हुआ, फूल बनाए गए। तो फिर कैसे याद कर लेंगे कि केदारनाथ अग्रवाल फूल नहीं रंग बोलते हैं। मतलब इतने सुंदर वहाँ पे फूल बनाए गए कि ऐसा लग रहा है कि रंग जैसे बोल ही उठेंगे, है ना। फूल तो हमेशा बोलते ही हैं ना, फूलों का सौंदर्य तो हमारी दृष्टि को अपनी ओर आकर्षित कर ही लेता है। लेकिन केदारनाथ के जो आगे वाली दीवार है उस पर इतनी सुंदर प्राकृतिक पेंटिंग की हुई है, चित्रकारी की हुई है कि फूल नहीं बल्कि वहाँ रंग बोल उठे, है ना। आपका मन, आपके वहाँ पे उतनी ही आपकी नज़रों को सुकून मिल रहा है। ये मैं इतनी गाथा ऐसे ही नहीं गा रही हूँ, आगे भी इनसे संबंधित क्वेश्चन है, तो वो सारी चीज़ें मतलब एक जगह आप कर पाएँ, आप इसको लगा पाएँ। जैसे ही इसको आपको याद आ जाए, जैसे ही आप देखें वहाँ पे पेपर में जो लोग देखिए जो लोग लंबे समय से रचनाओं को पढ़ रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं, 2-4 बार नेट दे, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो परीक्षार्थी पहली बार हिंदी साहित्य पढ़ता है ना, उसको ये लगता है कि हजारों रचनाएं वो कैसे याद करेंगे। ये एक बड़ा कठिन प्रश्न होता है।
बस उनको तरीका यही है कि थोड़ा थोड़ा सा जॉइंट करने का कोशिश कीजिए, कुछ कुछ थ्योरी निकालिए, किसी कहानी से जोड़ लीजिए, किसी घटना से जोड़ लीजिए, अपने आसपास की किसी चीज़ से जोड़ लीजिए, ताकि अब जैसे ही आप, मुझे 100% पता है, जैसे केदारनाथ अग्रवाल आप नाम देखेंगे और ये ऑप्शन में होगा ना, आप फट से लगा देंगे कि फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये कहानी आपको याद हो जाएगी, भले ही आपके 2 मिनट मैंने ज़्यादा ले लिए। आगे देखते हैं। नागार्जुन की रचना है युगधारा, है ना, धारा में ही तो बहते रहते हैं नाग, नहीं सांप, ये पानी की धारा चलती है बरसात में। अभी बारिश का मौसम है, जैसा कि मैंने आपको अभी शुरू में बताया, कितना सुहावना मौसम हो रहा है। अब धारा आ रही है पानी की, गांव में धारा चलती है, कौन बहेगा उसमें? नाग ही तो बहेंगे। अब नाग का नाम चाहे अर्जुन हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है, तो युग की धारा में अर्जुन बह गए। अब चलो वो सब छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। नरेश मेहता की है संशय की एक रात। संशय की एक रात किसके संशय पर आधारित है? यह प्रश्न भी पूछा हुआ है, तो राम के संशय पर आधारित है। नरेश मेहता। नरों में ईश कौन है? राम। राम को ही तो मनुष्यों में श्रेष्ठ, मर्यादा पुरुषोत्तम उन्हें माना जाता है, तो नरों में कौन श्रेष्ठ है? राम। तो नरेश मेहता, संशय की एक रात। भवानी प्रसाद मिश्र की है सतपुड़ा के जंगल। भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है सतपुड़ा के जंगल, है ना। तो भवानी जी का प्रसाद, भवानी जी का कोई मंदिर होगा कहाँ? सतपुड़ा के जंगलों में। माता रानी का, भवानी जानते हैं ना, गौरी भवानी जगदम्बे, तो भगवानी जी का मंदिर है कहाँ पे? सतपुड़ा के जंगलों में। और वहाँ क्या मिलता है? मिश्री का प्रसाद मिलता है। कहाँ मिलता है? सतपुड़ा के जंगल में जाना पड़ेगा। अगर आपको भवानी जी के वहाँ से प्रसाद लेना है मिश्री का, तो कहाँ जाना पड़ेगा? सतपुड़ा के जंगलों में जाना पड़ेगा। आगे देखते हैं केदारनाथ सिंह। अब यहाँ पे सिंह है, अकाल में सारस। अब वो जो सिंह है, अकाल पड़ा हुआ है, अकाल में कुछ तो मिलता नहीं है, सब कुछ नष्ट हो गया। अब सिंह क्या खाएगा? तो वो एक कहाँ जाता है? एक भाई जंगल में नदी नाव तालाब तो कुछ होता है ना, उसको कुछ नहीं मिलता, जंगल में घबरा जाता है बेचारा। अब उसको अकाल में सिंह यानी शेर परेशान है, कुछ नहीं मिल रहा। तो जब वो नदी पे जाता है तो उसको क्या दिखता है? नदी पे एक सारस वहाँ पे पानी पी रहा होता है। तो केदारनाथ सिंह, अकाल में सारस। ठीक है, याद हुआ ना। आप वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो 100% आप लाइक करना भूल जाएंगे, इसीलिए अभी लाइक कर दीजिएगा वीडियो को जल्दी से। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करने के लिए बहुत है। साहित्यालोचन ग्रंथ है श्याम सुंदर दास का, है ना। रसमीमांसा है रामचंद्र शुक्ल का। इनका पूरा एक वीडियो चैनल पे उपलब्ध है, आप देख लीजिएगा। रचना और रचनाकार वाली वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर देखना है। ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती की रचना है, इसको बार बार हम पढ़ चुके हैं। और तमाल के झरोके से यह रचना है विद्यानिवास मिश्र की, जिनका निबंध राम का मुकुट भीग रहा है हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, आगे देखते हैं। कृष्णा सोबती की रचना है समय सरगम। श्रीलाल शुक्ल की रचना कौन सी है? विश्रामपुर का संत। जैसा भी अभी ऑप्शन में आया था तब मैंने कहा था कि इसको आगे देखेंगे, तो विश्रामपुर का संत श्रीलाल शुक्ल, जिनका कि राग दरबारी उपन्यास है, उन्हीं की रचना है। राही मासूम रजा का है टोपी शुक्ला या आधा गांव, दोनों है। और कमलेश्वर का है कितने पाकिस्तान। और कमलेश्वर की कौन सी कहानी हमने पढ़ी है चैनल पे? राजा निर्वंशिया। आगे देखते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है बुद्धू का कांटा। रामचंद्र शुक्ल की कहानी है 11 वर्ष का समय। यशपाल की कहानी है पर्दा, जो कि हम पढ़ चुके हैं। और अमरकांत की कहानी है दोपहर का भोजन। और जिंदगी और जोंक, दोनों इनकी कहानी है। और जिंदगी और जोंक हम चैनल पे पढ़ चुके हैं। अब बेचारी एक बच्ची, कौन सी? एक और जिंदगी, इसको भी पढ़ चुके हैं हम चैनल पे। ये मोहन राकेश जी की कहानी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निर्मल वर्मा जो है, उनकी कहानी है लंदन की एक रात। मार्कंडे जी की कहानी है हंसा जाई अकेला। शिव मूर्ति की कहानी है कसाई बाड़ा। और शेखर जोशी की कहानी है कोसी का घटवार। कोसी का घटवार तो हमने पढ़ा है चैनल पे, उसको तो हम कर ही लेंगे। अब पाल गोमरा का स्कूटर, यह भी हिंदी साहित्य की एक प्रसिद्ध कहानी है जिसका उल्लेख बार बार होता है। यह उदय प्रकाश जी की रचना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, निर्मल वर्मा जो हैं वो नगरीय जीवन के कथाकार हैं, तो वो गांव की बात उन्होंने नहीं की है। जैसे कि फणीश्वर नाथ रेणु का नाम आते ही ग्रामीण परिवेश की कहानियां मन में आती हैं। ग्रामीण परिवेश उन्होंने प्रस्तुत किया है, चाहे लाल पान की बेगम की बात करें या बात करें हम तीसरी
कसम उफ मारे गए गुलफाम की। तो वहाँ ग्रामीण जीवन से संबंधित उनकी संस्कृति, भाषा, सब कुछ ग्रामीण जीवन की। लेकिन निर्मल वर्मा की आप लंदन की एक रात देख लीजिए, या इनका कहानी संग्रह चीड़ों पर चांदनी देख लीजिए, या फिर परिंदे कहानी पढ़ लीजिए, कहीं पर भी ग्रामीण जीवन की बात इन्होंने नहीं की है। तो ये शहरी जीवन के कथाकार हैं। इसको कल के प्रश्न पत्र में भी हमने देखा था। जिन लोगों ने पुराने प्रश्न पत्र नहीं देखे जरूर देखिएगा। आगे देखते हैं, पंक्तियों को सुमेलित करना है कवियों के साथ। ज्यों ज्यों निहारिए नरे है वे, ज्यों ज्यों निहारिए नए है वे नैननी। तो यह पंक्तियां लिखी हैं मतीराम जी ने, है ना। बहुत सुंदर सी पंक्तियां हैं, मतीराम की हैं। आगे देखते हैं, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली। तो ये भूषण जी की पंक्तियां हैं। अब ये जो दोनों पंक्तियां ये मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगी, अब ये आप लोगों को याद हो गई होंगी। चलो बता देती हूँ, कुछ नए भी विद्यार्थी हैं। नैने नचाए कहिए मुस्काए, लला फिर अयो खेलन होरी, पद्माकर और रावरे रूप की रीति अनुपजम जे नेक सयानपन बाक नहीं। ये पंक्तियां हैं घनानंद की। तो स्थापना और तर्क वाले प्रश्न में करवाऊंगी तो नहीं, लेकिन आपकी क्योंकि परेशानी होती है कहाँ से पूछे गए तो बता देती हूँ। शासन की पहुंच, प्रवृत्ति और निवृत्ति, यह आपको मैंने निबंध पढ़ाया था, भाव एवं मनोविकार, वहाँ से लिया हुआ है। कवि वाणी के प्रसार, शुक्ल जी के निबंध कविता क्या है से लिया हुआ है, और ये 40वें नंबर का है। ये शुक्ल जी के निबंध भाव एवं मनोविकार से लिया हुआ है। भक्ति, शुक्ल जी के निबंध श्रद्धा और भक्ति से लिया हुआ है। प्रयोग के, प्रिय के वियोग से जो दुख होता है, तो ये सब ये भी शुक्ल जी के निबंध से ही लिया हुआ है। और दुष्कर्म के अनेक अप्रिय परिणाम से, यह भी मैंने आपको पढ़ा दिया, यह भी शुक्ल जी के निबंध से लिया हुआ है। प्रेम का सामाजिकरण, यह भी श्रद्धा और भक्ति निबंध से लिया हुआ है। कुल मिला के 3-4 निबंध हैं प्लेलिस्ट में। चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है निबंधों की, उसमें से आप 3-4 निबंधों को देख लीजिएगा। स्थापना और तर्क के बहुत सारे प्रश्न आपके हो जाएंगे। अब ये जो पैराग्राफ है, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी करने कि उसमें से शायद लिया हुआ, मैं कंफर्म नहीं हूँ। भाषाओं के विषय में है और ये पूर्व में भी पैराग्राफ आ चुका है, इसको हम यहाँ नहीं करेंगे। सरल सा पैराग्राफ है, इसको आप आसानी से पढ़ के इसके प्रश्नों के उत्तर दे देंगे। कोई विशेष इसमें कठिनाई वाली बात नहीं है। अब हम देख लेते हैं हमारा दिसंबर 2012 का प्रश्न पत्र। सरहपा का संबंध सिद्ध साहित्य से है। अष्टचाप का कवि कौन नहीं है? सुंदरदास जी नहीं है। बिहारी किस धारा के कवि हैं? रीति सिद्ध। प्रेमचंद किस प्रवृत्ति के उपन्यासकार हैं? देखिए, ऊपर तीनों प्रश्नों की व्याख्या मैं यहाँ नहीं करूंगी, पूर्व के प्रश्न पत्र में कई बार कर चुकी हूँ। आगे देखते हैं, नया जो प्रश्न है वो है प्रेमचंद किस प्रवृत्ति के उपन्यास हैं। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी, यथार्थोन्मुखी आदर्शवादी। सही उत्तर है तीसरा, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी। यथार्थवादी चित्रण तो उन्होंने किया है, लेकिन कैसा? आदर्शोन्मुख उत्तर। जैसा कि यदि गोदान उपन्यास चैनल पर उपलब्ध है, आपने पढ़ा हो पूरा, तो आपने देखा होगा कि अंत में सब कुछ आदर्शवादी होता जाता है। अंत में क्या होता है? जो गोबर इतना उद्दंड है, गोवर्धन, वो भी बाद में आदर्श पुत्र की भूमिका निभाता है। खन्ना वाला जो प्रसंग आता है, खन्ना और मिस मालती का और उनकी मिसेज वाला, उसमें भी लास्ट में खन्ना सुधर जाता है, मालती भी सेवा धर्म को अपना लेती है। यानी कि आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी लेखक हैं। अंत में उनकी रचनाओं में एक आदर्श की स्थापना हुई है, चाहे बूढ़िका की पढ़ लें, चाहे कोई भी उनकी रचना पढ़ लें, तो इसको आप याद रखिएगा। अमृतलाल नागर के जीवनी परक उपन्यास खंजन नयन में किसके जीवन का चित्रण किया गया है? पूछा जाता है बार बार। खंजन नयन में सूरदास के जीवन का चित्रण किया गया है अमृतलाल नागर द्वारा। एक और है अमृतलाल राय। अगर अमृतलाल राय आ जाए तो अमृतलाल राय जी हैं, प्रेमचंद के पुत्र हैं, और उन्होंने कलम का सिपाही लिखा है, जीवनी लिखी है प्रेमचंद यानी अपने पिता के ऊपर। और अमृतलाल राय की शादी किससे हुई थी? यह मैंने आपको पढ़ाया था, सुभद्रा कुमारी चौहान की जो बेटी थी उनसे इनकी शादी हुई थी। तो इस तरीके से चीज़ों को कनेक्ट करके रखिएगा तो कभी भी गलती नहीं होगी। अमृतलाल नागर, अमृतलाल राय, दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। राय प्रेमचंद के पुत्र हैं, क्योंकि प्रेमचंद का असली नाम क्या था? धनपत राय। तो धनपत राय के पुत्र कौन से हो गए? ये राय वाले हो जाएंगे। और जब नागर की बात आए तो सूरदास की बात होगी। ठीक है, खंजन नयन। आगे देखिए, ये जो एक जैसे नाम है ना, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज क्रिएट करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट, बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं, आप समझ गए इतना तो आप समझते ही हो। मुझे अब इतने दिनों से जुड़े हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव हिंदी की किस काव्य धारा पर दिखाई देता है? छायावाद या प्रगतिवाद? इसमें थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ, भले इसका उत्तर यहाँ छायावाद दे रखा हो, लेकिन
आप लोगों को इसका सही उत्तर पता हो तो भाई आप बताइएगा। छायावाद इसका उत्तर दे रखा है, लेकिन प्रगतिवाद भी हो सकता है इसका उत्तर। तो आपके पास यदि किसी और प्रकाशन के आपने पढ़े हो पेपर या आपको इसके विषय में जानकारी हो तो थोड़ा सा देखिएगा, बाकी इसको मैं पढ़ के आपको बता दूंगी। थोड़ा सा अभी एकदम से दिमाग में नहीं आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। तो यह निराला जी की पंक्तियां हैं। अपनी पुत्री के मृत्यु पर उन्होंने जो शोक गीत लिखा था सरोज स्मृति, वहाँ से ये ली गई है। सारी पंक्तियां इसमें, रचनाएं जो इसमें निराला जी की ही दी हुई है। रस आखेटक के रचनाकार कौन है? तो रस आखेटक के रचनाकार है कुबेरनाथ राय। ये वही हैं जिनकी एक रचना है, महत्वपूर्ण रचना है, प्रिया नीलकंठी। ठीक है, तो ये वही वाले कुबेरनाथ राय जी हैं। और उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध आपने चैनल पे पढ़ा होगा तो आप इनसे परिचित होंगे। आगे देखते हैं। हरिशंकर परिसाई जी की रचना कौन सी नहीं है? ये मैंने कल के पेपर में आपको बताया था कि जीप पर सवार इल्लियां, यह शरद जोशी की रचना है और यह परीक्षा में बार बार पूछी जाती है। बाकी तीनों रचनाएं विकलांग श्रद्धा का दौर, ठिठुरता हुआ गणतंत्र और प्रेमचंद के फटे जूते, ये हरिशंकर परिसाई जी की हैं। एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है? तो ये आप सभी जानते हैं, यह यात्रा वृतांत है। किसका? अज्ञे जी का। एक यह है और दूसरा है अरे यायावर रहेगा याद। ये बूंद सहसा उछली ये 2018 वाले प्रश्न पत्र में भी रिपीट हुआ है नेट के में। बहुत बार हुआ है पर लेटेस्ट अभी 2018 में रिपीट हुआ है। आलोचक के मुख से किस आलोचक के व्याख्यानों का संकलन है? तो नामवर सिंह जी ने जो व्याख्यान दिए थे उनको मैंने आपको बताया था। इनका भी वीडियो मैंने अपलोड किया था कि इनके जो शिष्य थे, 3 लोग थे, उन्होंने मिलके संकलन किया था इनके व्याख्यानों का, तो वो आलोचक के मुख से है। समय देवता किस कवि की कविता है? तो समय देवता नरेश मेहता की। ये वही नरेश मेहता हैं, कौन से? जिन्होंने संशय की एक रात लिखी है राम के जीवन के ऊपर। समय देवता है ना। तो आपको एक पंक्ति, एक गाना याद है, समय के आगे हम, समय बड़ा बलवान रे भैया, समय बड़ा बलवान, समय के आगे हम तो क्या झुके हैं भगवान। तो जब राम भगवान की वो जो पूरी स्थिति है, वो लंका का वो, और वो लक्ष्मण को संजीवनी, वो सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, लक्ष्मण को वो शक्ति लग जाना, तो उस समय में क्या होता है? उस समय भगवान भी मान लेते हैं कि समय ही देवता है। देवता यानी पूज्य, बड़ा है, समय बहुत बलवान है। तो नरेश मेहता, राम भगवान, और इस सबको याद रखिए। राम भगवान के जीवन पे इन्होंने जो संशय की रात थी उस पर उन्होंने लिखी है रचना संशय की रात। और क्या माना था उस समय? भगवान को भी पता चल गया कि समय बहुत बड़ा देवता है, इसके आगे सब हार जाते हैं, हम समय से नहीं जीत सकते। हम कितनी भी तैयारी करें परीक्षा की, जुट जाएं, मर जाएं, हमें पता है कि अब के बार तो 90% बना ले जाएंगे, लेकिन क्या होता है एंड टाइम पे, लास्ट टाइम पे हमारी तबीयत ख़राब हो गई, कहीं गाड़ी किसी कारण से यात्रा में कोई अवरोध आ गया, हम गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच पाए, तब हम क्या कहेंगे? नरेश मेहता क्या कहेंगे हम? कि समय ही देवता है, समय बहुत बलवान है, यानी हमारे करे से कुछ नहीं हो रहा है। तो ये तीनों चीज़ों को आप जोड़ लीजिए, नरेश मेहता, संशय की रात, समय देवता, राम भगवान, सबको जोड़ लीजिएगा, कहानी बन जाएगी। बाकी आप अपने मन से कुछ भी बना लीजिएगा। ऑफ ग्रामेटोलॉजी के लेखक कौन है? तो जैक देरिदा। ये जैक देरिदा वही वाले हैं जिनका विखंडनवाद सिद्धांत है ना। ये देरिदा को एक मेरे मन में ना, देरिदा नाम पढ़ते ही दरिंदा आता है, दरिंदा से मतलब विखंडनवाद। दरिंदे जो होते हैं ना समाज में, दरिंदे व्यक्ति, वो आपके अस्तित्व को ही खंडित विखंडित कर देते हैं। तो ये उसी से मुझे याद है। तो ऑफ ग्रामेटोलॉजी के लेखक हैं जैक देरिदा। मार्क्सवादी आलोचक नहीं है, ये तीनों प्रश्न पत्र में रिपीट हुआ है। तो रामस्वरूप चतुर्वेदी मार्क्सवादी आलोचक नहीं है क्योंकि ये इतिहासकार के हैं। बाकी शिवदान सिंह चौहान, शिव कुमार मिश्र, प्रकाश चंद्र गुप्त और इन्हीं के साथ राम विलास शर्मा, ये सभी मार्क्सवादी आलोचक है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसकी रचना है? नहीं बताऊंगी, आप खुद ही बता दोगे किसकी रचना है। इसको हम पढ़ चुके हैं ना चैनल पे इस निबंध को। तो आगे बढ़ते हैं। कौन सी कृति विजय देव नारायण शाही की है? तो जायसी जो कृति है वो विजय देव नारायण शाही की रचना है। आगे देखते हैं। खड़ी बोली के विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज का विशिष्ट योगदान है क्योंकि अंग्रेजों ने खड़ी बोली के विकास को प्रमुखता दी। सही है। और सी, खड़ी बोली में साहित्यिक लेखन युग की आवश्यकता थी। सी, यह भी सही है। और खड़ी बोली के प्रशिक्षण से विविध साहित्यिक विधाओं में सृजन हुआ, ये तो सही बात नहीं है। तो ये प्रस्तावना और तर्क वाले अलग से प्लेलिस्ट है, वहाँ देख ही लेंगे हम। और ये वाले भी छोड़ ही देते हैं हम, इनको भी अलग से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी क्योंकि ये याद नहीं होंगे। अगर मैं सारे प्रश्न पत्रों में आपको ये क्रमबद्ध वाले लगाऊं तो आपका और मेरा दोनों का समय बर्बाद करूंगी क्योंकि ये याद नहीं होंगे।
कुछ अलग ट्रिक लगानी पड़ेगी, कुछ अलग से इनको पढ़ना पड़ेगा। और निरंतर मैं इनको एक रजिस्टर में आपके लिए लिख रही हूँ। जल्दी ही जैसे स्थापना और तर्क के एक अलग से रजिस्टर में लिख के प्रस्तुत किए हैं, वैसे ये भी जल्दी ही आपके समक्ष प्रस्तुत कर दूंगी मैं। आगे देखते हैं, घुन खाए शहतीरों पर रचना है नागार्जुन की और एक बीते के बराबर किसकी, केदारनाथ अग्रवाल की। दोबारा से आ गए, ये कौन से वाले अग्रवाल आ गए, ये वही अग्रवाल आ गए जिनके क्या है, फूल नहीं रंग बोलते हैं। एक बीते के बराबर जगह भी वहाँ ऐसी नहीं रही थी जो कि जिसमें प्रलय के अंश नहीं थे, यानी जहाँ क्या बोलते हैं वो जो बाढ़ तूफान जो आई थी ना, वहाँ पर नहीं थी। एक बीते यानी तो थोड़ा सा एक बिलान ऐसे ऐसे होता है ना, अपने उस उंगली से ऐसे अपना हाथ करते हैं ना, एक हथेली फैला के, ये एक बीते के बराबर भी जगह नहीं थी। लेकिन कमाल की बात है कि केदारनाथ भगवान का जो मंदिर का जो गर्भगृह, उसको कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, तो ये केदारनाथ अग्रवाल जी वही हैं जहाँ वो प्रलय आई थी ना, और आगे की जो दीवार थी वो इतनी अग्रवाल, आगे वाली जो वॉल थी इतनी टूट गई थी कि एक बीते के बराबर जगह भी साबुत नहीं रही थी। और फिर उसी पे तो क्या किया गया था, उसी पे तो इस तरीके के रंग किए गए थे पुनः बना के, जिससे कि फूल नहीं रंग बोलने लग गए थे, है ना, फूल जैसे लग रहे थे वो रंग, जो मतलब नेचुरल फूल लग रहे थे जो रंगों से बनाए गए थे। तो एक बीते के बराबर भी आगे की दीवार नहीं रही, लेकिन गर्भगृह को कुछ नहीं हुआ। ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। आगे देखते हैं, किंतु हम हैं द्वीप, अज्ञे जी की रचना है। भूख से रिरियाती हुई, ये धूमिल जी की रचना है। धूमिल की प्रसिद्ध रचना कौन सी है, संसद से सड़क तक। और एक रिरियाती हुई, ये भी याद कर लीजिए। संसद से सड़क पर क्या हो रहा है, संसद की सड़क पे क्या हो रहा है कि एक लेडीज है वो रिरियाती हुई, रोती हुई जनता जाती है वहाँ पे, क्योंकि कोई सुनवाई तो करता नहीं है। आप कानूनों का हाल देख लीजिए, पेपर हो जाता है तो मतलब पेपर हो जाता है तो वो आंसर की नहीं आती, उस पर डाउट हो जाता है, कभी कोई पैसे लेके पकड़ जाता है, कभी पेपर आउट हो जाता है, कभी हाई कोर्ट की रोक, कभी सुप्रीम कोर्ट की रोक, कुल मिला के नियुक्ति नहीं मिल पाती। तो क्या करेंगे हम, संसद की तरफ जो सड़क जाती है ना, वहीं जाते हैं हम रिरियाती हुई जनता, है ना। तो बस ऐसे ही आप याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, पत्रिकाओं के साथ सुमेलित करना है। श्याम सुंदर सेन की है समाचार सुधा वर्षण, राजा लक्ष्मण सिंह की है प्रजा हितैषी बार बार पूछी जाती है, हरिश्चंद्र की है कवि वचन सुधार, विद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की आनंद कावनी, आपको याद हो गई होंगी, दोबारा नहीं बताऊंगी। मतवाला का भी कल बता दिया था, निराला जी हैं। आगे देखते हैं, सार सुधा निधि पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है 1889, बंगदूत पत्रिका का है 1829, भारत मित्र का है 1877 और हंस का है 1930। अब पुस्तकों के साथ आलोचनात्मक कृतियों के साथ सुमेलित करना है। दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह की है। मैंने आपको बिल्कुल मैं क्लियर कर दे रही हूँ, 4 वीडियो मैंने अभी तक डाले हैं। भीष्म साहनी जी का डाला है, मनु भंडारी जी का जा रहा है, आलोचकों में डाले हैं नामवर सिंह और शुक्ल। शीघ्र ही मैं हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी डाल दूंगा, रट लीजिएगा। ये मैंने सबसे पहले उन्हीं को डाला है जिनसे बार बार प्रश्न आ रहे हैं, तो ये आप आसानी से कर लेंगे। दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह, इसकी ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, यह है गजानन माधव मुक्तिबोध की, और हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, और नए साहित्य नए प्रश्न, यह नंद दुलारे वाजपेयी जी की रचना है। आगे देखते हैं, हमारा आगे का प्रश्न देखते हैं। देखिए लाइट चली गई है, बारिश से मौसम तो अच्छा हो गया, लेकिन लाइट एकदम चली गई है, इन्वर्टर भी काम नहीं कर रहा है, थोड़ा सा आपको दिखने में परेशानी हो सकती है। लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। बाकी मेरी आवाज़ आपको स्पष्ट आ रही है तो कोई परेशानी नहीं होगी। करुणा दुखात्मक वर्ग में आने वाला मनोविकार है, तो मनोविकार का निबंध किसका है, शुक्ल जी का है, तो ये कथन स्वतः ही उनका हो गया। मनुष्य की श्रेष्ठ साधना ही संस्कृति है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का हो गया। अशोक के फूल निबंध में काफी उन्होंने, चलिए आगे देखते हैं। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, ये इसको अभी इसी पेपर में आगे वाली उसमें पढ़ा, नगेंद्र का हो गया। और भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है, तो ये रामविलास शर्मा की पुस्तक है, उसी का हो गया। तो इस जातीयता का अभी देखिए, इसी को यहीं पे पढ़ा था, नाम पुस्तक का मुझे याद नहीं है, लेकिन इसको हमने यहाँ पढ़ा था, रामविलास शर्मा की पुस्तक को, इस वाले पेपर में। और लाइट के जाते ही गुड़िया जग गई है मेरी, आओ आओ बेटू आओ आओ। लहरों के राजहंस नाटक है, आधा गांव उपन्यास है, तुम चंदन हम पानी निबंध है, और मुर्दैया आत्मकथा है। थोड़ा जल्दी जल्दी देखेंगे भाई। गवन का पात्र है जालपा, नदी के द्वीप का पात्र है भुवन, मैलांचल का पात्र है डॉक्टर प्रशांत, और बाणभट्ट की आत्मकथा की पात्र हैं
क्या है बाण भटक्यात्मक? निपुण का, न्यून्या, निर्गुणिया, इनको जो भी लिखा होता है। मृणाल किसका पात्र है? ये त्यागपत्र का पात्र है मृणाल। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमारा आगे का प्रश्न देखते हैं। थोड़ा सा डिस्टरबेंस आपके लिए हो जाता है, लेकिन मैं ऐसा है कि कभी समय मिलता है कभी नहीं मिलता, तो मैं आप लोगों को लेट नहीं करना चाहती। पुराने प्रश्न पत्र एक बार आपके हो जाएं, उसके बाद हमारे पास बहुत कुछ है। बेटा ये गेट खोल दो, गेट खोल दो, बंद नहीं करो। बहुत कुछ है पढ़ने को, तो इसलिए ये सारे छोटे मोटे व्यवधान चलते रहेंगे, लेकिन हम रुक नहीं सकते। सिंहरण जो पात्र है वो चंद्रगुप्त का पात्र है। युयुत्सु अंधायुग का पात्र है। जुनेजा आधे अधूरे का पात्र है। दक्ष पात्र है किसका? एक कंठ विषपाई, जो कि दुष्यंत जी की रचना है। अंधायुग किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की। तो ये सभी करवा चुके हैं, बार बार क्या इनके बारे में बताएं। आगे बढ़ते हैं। भट्ट लोलट आरोपवाद, शंकुक अनुमितिवाद, अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद, भट्ट नायक भुक्तिवाद। बस ठीक है, आगे देखते हैं। भामह 6वीं सदी के हैं। क्षेमेंद्र 11वीं सदी के हैं। विश्वनाथ 14वीं सदी के, और पंडित जगन्नाथ 17वीं सदी के हैं। ठीक है, क्योंकि ये सबसे नए हैं। बाकी स्थापना और तर्क वाले प्रश्न देख लीजिएगा आप। एक व्यक्ति का लोभ, तो ये करुणा और लोभ वाले निबंध से आ गया। अब कुल मिला के बार बार मैं आपसे नहीं कहूंगी जी, शुक्ल वाले निबंध आप पढ़ लीजिएगा, काफी हद तक आप प्रश्न सॉल्व कर ले जाएंगे। ये उपन्यास के विकास से संबंधित है, तो ये शुक्ल के निबंधों में से नहीं है। और ये ठीक है, तो इसको बहुत सरल से प्रश्न है ना, देखिए ये इतना स्पष्ट है और इतने ही स्पष्ट इसके प्रश्न हैं, इनको आप आराम से पढ़ के कर लेंगे। वीडियो को समाप्त करते हैं इसी के साथ। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कर दीजिएगा। और जैसा कि बहुत से स्टूडेंट को ये परेशानी हो सकती है कि चारों ऑप्शंस में पढ़ के सुनाऊं, तो देखिए ये पॉसिबल नहीं है। 70 प्रश्न करने होते हैं हमें, लगभग टारगेट होता है हमारा 30-35 मिनट में हम 70 प्रश्न कर पाएँ। अब ऑप्शंस जहाँ आवश्यक हैं, जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, वो मैं आपको बिना कहे करवाती हूँ, लेकिन सबके ऑप्शंस बोल के 70 प्रश्न करना संभव नहीं है। फिर वीडियो 1 घंटे का हो जाएगा और उससे आपको कोई लाभ होगा नहीं, क्योंकि हमें यहाँ आंसर की चेक नहीं करनी है, बल्कि प्रश्नों को याद करना है जो हमें नहीं आते। ठीक है, तो मिलते हैं। जो लोग पहली बार आए वो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। बेल आइकन में ऑल वाला ऑप्शन प्रेस करें ताकि डेली नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। मिलते हैं कल 2013 के प्रश्न पत्र के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।